हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट आरसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो हमारी प्रमोशन चालीसा की जीके की क्लासें चल रही थी, इसमें प्रत्येक क्लास में हम क्या करेंगे आपको एक बार फिर जानकारी देते हैं कि प्रत्येक क्लास में प्रीवियस ईयर 10 क्वेश्चन करेंगे जो पिछले पेपरों में आए हैं। ठीक है, इन 10 के साथ ये 10 तो करेंगे, उसके साथ जब प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या करेंगे ना, तो आप मान लीजिए प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या के साथ 4 प्रश्न अलग से करेंगे। तो 4 गुणा 10 कितने प्रश्न हो गए? 40 प्रश्न जीके के तैयार हो गए। कितनी क्लासों में करेंगे? लगभग 40 क्लासें हो जाएंगी, किंतु ये ज़्यादा होती है ना, तो लगभग 50 क्लासें, 40-50 क्लासें। ठीक है, इसलिए 40 नाम, ये 40-50 क्लासें हैं। प्रत्येक क्लास में 40 प्रश्न करेंगे। मान लीजिए 40 क्लास करेंगे तो 40 गुणा 40 कितने हो जाएंगे? हम लगभग 1600 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, इन क्लासों में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। प्रत्येक क्लास में हम 40 क्वेश्चन करेंगे। समझो आप 10 क्लास में 400 हो गए, 20 क्लास में 800 हो गए और 30 क्लास में 1200, 40 क्लासों में कितने हो जाएंगे? 1600 क्वेश्चन, 50 में 2000। तो जीके का बहुत कुछ निचोड़ पढ़ लेंगे। और जैसे बीच बीच में बता रहे हैं ना, आपको दर्रे नहीं पढ़ाए आपको, किसमें? थ्योरी में। तो दर्रों की क्लास है वो कभी संडे है ना, संडे को क्या करेंगे हम? इस क्लास के साथ दर्रे जो भी थ्योरी की क्लास है जो रह गई है इंपॉर्टेंट है, उसकी क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, वैसे करंट अफेयर को साथ लेकर चलेंगे। जैसे भारत की महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, वर्तमान में मंत्री कौन है, इनकी थ्योरी हम संडे को डालते रहेंगे। ठीक है, तो चलो आज बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपको स्लाइड पर दिख रहा होगा कि जाखम बांध किस राज्य में है? कौन सा बांध? जाखम बांध। पूछा गया कि जाखम बांध किस राज्य में है। प्रश्न है जाखम बांध। जाखम बांध किस राज्य में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान में किस नदी पर है? जाखम नदी पर। किस नदी पर है? जाखम। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डैम्स की क्लासें, इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया की क्लासें प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब बात करते हैं इसके पोस्टमार्टम करते हैं इसका। लंबा बांध, भारत की बात कर रहे हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध, और एक है भारत का सबसे बड़ा बांध। देखो ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध। बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा? सरदार सरोवर बांध। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि टिहरी बांध किस नदी पर है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। सरदार सरोवर बांध है वो दोस्तों नर्मदा नदी पर, गुजरात में है। ठीक है, कहां पर है? गुजरात में। और टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर, कहां पर है? उत्तराखंड में। भागीरथी नदी पर कहां पर है? उत्तराखंड में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। मैं देख रहा हूं कि भारत का सबसे लंबा बांध आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक देख लेते हैं आप कमेंट। हीराकुंड बांध को बताइए हीराकुंड बांध। हाँ, हीराकुंड बांध को कहां पर है? हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में है। और किस नदी पर है? महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। तो ये बांध जितने प्रश्न क्लियर होंगे। जाखम बांध किस राज्य में? राजस्थान में। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, कहाँ है? उड़ीसा में है, महानदी के ऊपर है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी को क्या कहते हैं? उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में। और सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, गुजरात में। और ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखिए, सीएजी द्वारा किसका ऑडिट जारी नहीं किया जाता? दूसरा प्रश्न, सीएजी क्या होता है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसका विवरण किस अनुच्छेद में है? 148 में। चलो अगला प्रश्न है, सीएजी द्वारा किनके खातों का ऑडिट नहीं दिया जाता? सीएजी द्वारा किनके खातों का ऑडिट नहीं दिया जाता? किनके खातों का ऑडिट नहीं दिया जाता? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नगर संस्थानों के खातों का क्या नहीं दिया जाता? ऑडिट नहीं दिया जाता। नगर संस्थान के खातों का ऑडिट कौन नहीं देता? सीएजी नहीं देता। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब सीएजी की बात करें, किस अनुच्छेद में है आप बताइए? अनुच्छेद 148 में। किस में है? अनुच्छेद 148 में सीएजी का वर्णन है। वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? वर्तमान में भारत के सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के सीएजी है। सीएजी किन किन के खातों का ऑडिट देता है? किन किन के खातों का ऑडिट देता है? याद रखना है, केंद्र सरकार के खातों का ऑडिट कौन देगा? सीएजी देगा। केंद्र सरकार के खातों का ऑडिट कौन देगा? सीएजी देगा। राज्य सरकार के खातों का ऑडिट कौन देगा? सीएजी देगा। राज्य सरकार के खातों का ऑडिट कौन देगा? सीएजी देगा। और सरकारी कंपनियों के खातों का ऑडिट कौन देगा? सरकारी कंपनियों के खातों का ऑडिट भी सीएजी ही देगा। ठीक है, इस प्रश्न 6 में कितने प्रश्न हुए? एक प्रश्न था, 1 2 3 4 5 प्रश्न से निकल कर आ गए। तीसरा प्रश्न, भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है? भारत का संविधान है वो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे देता है? सुप्रीम कोर्ट को देता है।
किसको देता है? मौलिक अधिकार कौन लागू करेगा? मौलिक अधिकार, इन्हें मूल अधिकार कहते तो भी कोई बात नहीं है, फंडामेंटल राइट कहे तो भी कोई बात नहीं है। मौलिक अधिकार को, इसकी शक्ति किसके पास है? इसको लागू करने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास है। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? भारत का सुप्रीम कोर्ट तो दोस्तों नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है भारत का सुप्रीम कोर्ट। इसका मौलिक अधिकारों की बात करें, मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में है। 12 से 35 अनुच्छेद में है। किस भाग में है? ये तो भाग 3 में है दोस्तों। किस देश से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। अनुच्छेद 32 है जो मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 32 है, उसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। प्रश्न आ सकता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, ये मौलिक अधिकारों का क्वेश्चन हो गया। चलो एक बात और कर लेते हैं। देखो सरला, मैंने आपको थ्योरी में बताया सरला। से संसद, संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 79 में। रै से राज्यसभा, राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 80 में। ल से लोकसभा, लोकसभा का अनुच्छेद किसमें है? 81 में लोकसभा का वर्णन है। 79 में संसद का, 80 में राज्यसभा का, लोकसभा का 81 में। ठीक है, चलो अगले चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कौन सा है? देखिए चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय बागवानी केंद्र बोर्ड का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? ग्वालियर में किया गया। किसका? राष्ट्रीय बागवानी केंद्र बोर्ड का उद्घाटन है वो किया गया। कहाँ पर? ग्वालियर में बागवानी केंद्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? ग्वालियर उत्तर का सही उत्तर हो जाएगा। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर कहाँ है दोस्तों? ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर किस नदी के किनारे है? ग्वालियर तो चंबल के किनारे है। चंबल के किनारे और कौन कौन से शहर हैं? चंबल के किनारे दोस्तों कोटा शहर है। चंबल के किनारे कौन सा शहर है? कोटा है। चंबल पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? चंबल पर गांधी सागर बांध है। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध है चंबल पर। चंबल पर तो राणा प्रताप सागर बांध है। चंबल पर तो राणा प्रताप सागर बांध है। ठीक है, चंबल पर तो कोटा बैराज है। चंबल पर क्या है? कोटा बैराज है। चंबल पर एक बांध और है, इसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। एक बांध और है, इसका नाम तो जवाहर सागर बांध है। जवाहर सागर बांध है। कौन सा बांध है? जवाहर सागर बांध है। चंबल का जो बीहड़ क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? चंबल का बीहड़ क्षेत्र डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। इसके प्रश्न कई निकल गए। ग्वालियर किस नदी के किनारे? चंबल के। कोटा किस किनारे? चंबल के। गांधी सागर बांध चंबल पर है। राणा प्रताप सागर चंबल पर है। कोटा बैराज चंबल पर है। जवाहर सागर बांध भी चंबल नदी पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 5वें की ओर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा NH 44, नेशनल हाईवे 44। 5वां क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा, 5वां क्वेश्चन, सबसे लंबा नेशनल हाईवे क्या है? नेशनल हाईवे कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे क्या है? सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वो क्या है? NH 44। कहाँ से है? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है भारत का NH 44 है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा NH बताइए। भारत का सबसे बड़ा तो NH 44 हो गया। सबसे छोटा कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे छोटा है 47A। कौन सा है? 47A। सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों? 47A है। आप कमेंट करते रहिए। 47A है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, 47A है। इसकी लंबाई बताइए आप। इसकी लंबाई बताइए दोस्तों। इसकी लंबाई है 5.9 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 5.9 किलोमीटर। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? तो भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 72 है। कितनी है दोस्तों? कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या भारत में कितनी है दोस्तों? 72 है। तो सबसे लंबा कौन सा है? NH 44 है। कहाँ से कहाँ तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। कुल इसकी लंबाई है वो 3745 किलोमीटर है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 47A है। इसकी लंबाई 5.9 किलोमीटर है। देखिए छठे प्रश्न पर चलते हैं। भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किस चार्टर अधिनियम के तहत की गई? बताइए, भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किस चार्टर अधिनियम से की गई? सिविल सेवा शुरू कौन से चार्टर एक्ट द्वारा की गई?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए कौन से के द्वारा की गई। इसका उत्तर हो जाएगा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में जो सिविल सेवा की शुरुआत है वो दोस्तों किस अधिनियम से, 1833 के चार्टर अधिनियम से की गई तो दोस्तों। और भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं, भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। किसे कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहते हैं। किसे कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहते हैं दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है प्रिंटिंग प्रेस स्थापना भारत में किस यूरोपियन द्वारा की गई। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किस यूरोपियन द्वारा की गई, किनके द्वारा की गई बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 7वां प्रश्न है ना, हाँ 7वां। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की, भारत में दोस्तों पुर्तगालियों ने की। पुर्तगाली वो थे, वो यूरोपियन थे जो भारत में सबसे पहले आए थे। तो बताइए इन्होंने कब की भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, 1556 में कहाँ की, 1556 में गोवा में की, 1556 में गोवा में की। और प्रथम जो सबसे पहले यूरोपियन जो सबसे पहले कौन आए भारत में, फर्स्ट यूरोपियन फर्स्ट सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली आए। कब आए, 17 मई 1498। कौन आए, पुर्तगाली आए। सबसे पहले कौन आया, वास्को डी गामा आया। कौन आया, वास्को डी गामा आया। पूछ ले भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने की। किसने की, वास्को डी गामा ने की। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, 17 मई 1498 को पहुंचा। और इसका स्वागत किसने किया, जमोरिन ने किया। एक राजा था भारत में, दक्षिण भारत में जमोरिन नाम का राजा था जिसने इसका स्वागत किया। अब बात करते हैं सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली आए। उसके बाद में कौन आए, डच आए। उसके बाद में कौन आए, अंग्रेज आए। उसके बाद में कौन आए, PDED डेनिस आए। उसके बाद में कौन आए, फ्रांसीसी आए। तो पूछ ले सबसे पहले कौन से यूरोपियन भारत में आए, सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए। उसके बाद में डच आए। उसके बाद में ई से अंग्रेज आए। उसके बाद में डी से डेनिस आए। उसके बाद में एफ सबसे लास्ट में भारत में आने वाले यूरोपियन कौन थे, फ्रांसीसी थे। सबसे पहले भारत में यूरोपियन कौन आए, पुर्तगाली आए। सबसे लास्ट में भारत से यूरोपियन कौन गए, पुर्तगाली गए। सबसे लास्ट में कौन गए, पुर्तगाली गए। कब गए, 1961 में गए। कब गए, 1961 में गए। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। 8वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट। 8वां प्रश्न है इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट। यह प्रश्न रिपीट भी हो सकता है दोस्तों। किसका बना होता है, तो उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। किसका, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, कार्बन का प्रतीक क्या है पूछ सकते हैं, कुछ प्रतीक पूछ सकते हैं। कार्बन का प्रतीक C है। ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का प्रतीक दोस्तों बताइए क्या है। ऑक्सीजन का जो प्रतीक है वो O2 है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक क्या है दोस्तों, CO2 है। ठीक है, जब तापमान बढ़ता है तो तापमान बढ़ने से क्या होता है, विश्व उष्ण होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न, अगले 9वां और 10वां दोनों के दोनों प्रश्न है ना, 9वां और 10वां दोनों के दोनों इथिक्स के प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, आप इन्हें बार बार पढ़िए। देखिए 9वां प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, पढ़ देता हूँ पहले। पूछा गया है, मजबूत खालिस्तान का मतलब है कि आपके पास नैतिकता और नैतिक व्यवहार की उच्च भावना है। मजबूत खालिस्तान का मतलब है कि आपके पास नैतिकता और नैतिक व्यवहार की उच्च भावना है जो दूसरों का सम्मान अर्जित करती है। यदि आपका क्या चीज़ आपकी मजबूत क्या होनी चाहिए, आपका यदि मजबूत चरित्र होगा ना, मजबूत चरित्र, खालिस्तान में क्या आ जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा चरित्र। मजबूत चरित्र का मतलब क्या हो जाएगा, मजबूत चरित्र का मतलब है कि आपके पास नैतिकता, क्या दोस्तों, नैतिकता और नैतिक व्यवहार
और नैतिक व्यवहार। नैतिकता और नैतिक व्यवहार किससे मजबूत होंगे? नैतिकता और नैतिक व्यवहार की उच्च भावना है, की उच्च भावना है। ये किससे होगी? ये चरित्र आपका अच्छा होगा उससे होगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चरित्र हो जाएगा। उच्च भावना है जो दूसरों का सम्मान क्या करती है? अर्जित करती है। लोग आपको सम्मान कब देंगे? आपसे लोग मोहब्बत कब करेंगे? लोग आपको चाहेंगे कब? जब कब आपका चरित्र बेहतर होगा, आपका चित्र खराब नहीं होगा, आप चित्रहीन नहीं होंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चरित्र हो जाएगा। इथिक्स का अगला प्रश्न है, अगला भी लंबा है, एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद में लिखेंगे और फिर आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना, उसके बाद में मैं कराऊंगा, ठीक है। तो 10वां प्रश्न क्या है हमारा लास्ट प्रश्न आज का? खालिस्तान काम पर आवश्यक है कि आपको, क्योंकि आपको दूसरों के साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए, खासकर यदि आप उनसे सहमत नहीं होते। खालिस्तान काम पर आवश्यक है कि काम पर क्या आवश्यक है? खालिस्तान काम पर आवश्यक है, क्या आवश्यक है? काम पर सहयोग आवश्यक है। तो सहयोग काम पर आवश्यक है क्योंकि आपको दूसरों के साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए। जब आप किसी का सहयोग नहीं करोगे, दूसरा भी आपका सहयोग नहीं करेगा। क्या होगा? यदि आप सहयोग नहीं करोगे, दूसरा आपका सहयोग नहीं करेगा, आप किसी कार्य में सक्षम नहीं हो सकते। चाहिए खासकर यदि आप उनसे सहमत नहीं होते, यदि आप उनसे सहमत नहीं हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सहयोग। सहयोग है उत्तर हो जाएगा सहयोग। काम पर, काम पर क्या है? काम पर आवश्यक है। काम पर क्या आवश्यक है? सहयोग आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपको दूसरों के साथ काम करने, दूसरों के साथ काम करने, दूसरों के साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए। काम करने में सक्षम होना चाहिए, खासकर यदि आप उनसे सहमत नहीं हो। यदि आप उनसे सहमत नहीं है ना, तो आप उनके साथ काम करके देखिए। क्या करके देखिए? काम करके देखिए, सहयोग करके देखिए। खासकर यदि आप उनसे सहमत नहीं हो, किसी व्यक्ति से सहमत नहीं होंगे ना, तो आप उनके साथ रहकर देखिए, तो क्या हो जाएगा? आप सहयोग की भावना नहीं होती, आपके अंदर सहयोग की भावना अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।